गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी पे। एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी सीरीज के अंदर पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है एग्जाम हॉल में तुक्का लगाना चाहिए या नहीं। तुक्का लगाना चाहिए या नहीं ये आप सोचिए। तुक्का लगाने के लिए क्या करना होता है वो हम आपको बताते हैं। अब आप कहोगे कि अभी एग्जामिनेशन तो दूर है तो इसके इतना पहले क्यों बता रहे हैं। ये इसीलिए बताया जा रहा है कि अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। अगर अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे तो जो वो बारीकियां हैं ना वो सीख लेंगे आप, और उसका असर आपके एग्जामिनेशन सेंटर में आप जब एग्जामिनेशन दे रहे होंगे तब पड़ेगा। तो इसीलिए पहले ये समझना है कि अगर कोई तुक्का लगाता है तो आपने सुना होगा अरे उसका तुक्का तो बहुत सही हो जाता है, मेरा गलत हो जाता है। तो दिक्कत ये नहीं है कि तुक्का वो लगाता है उसका सही हो जाता है, आपका गलत हो जाता है। तुक्का लगाने के कुछ साइंटिफिक तरीके हैं, कुछ मेथड होता है, उसके बाद तुक्का लगाया जाता है। तुक्का ये नहीं जय माता दी टिक, जय माता दी टिक, वो नहीं, उसमें गलत होने की संभावना ज़्यादा है। हम लोग बात करते हैं तुक्का जो लगाएं तो कैसे लगाएं और क्या लगाना चाहिए कि नहीं, और लास्ट में क्या ओवरऑल आप जब रिस्क लेते हैं इस तरह का तो क्या नुकसान होता है, इसको सबसे लास्ट में देखेंगे। पहले आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो क्या होता है, कैटेगरी क्या हो सकती है, या तो आप उसको जानते हैं, ठीक है, या आप कंफ्यूज हैं कि क्या आंसर होगा, या आप नहीं जानते हैं। तीन ही कैटेगरी है, या तो आप जानोगे, या आप कंफ्यूज हो जाएंगे, या आप नहीं जानेंगे। बस यही है ना, इसके अलावा कोई कैटेगरी तो नहीं होती। एक जो जानते हैं श्योर शॉर्ट गेम खेलते हैं, नहीं जानते हैं उसमें ऑप्शन पे फिर रिस्क लेते हैं, और एक होता है जो हम बिल्कुल नहीं जानते। हम बात करने वाले हैं जानने वाले पे, तो आपको पता ही है, कुछ भी बोलेंगे तो आप सुनोगे नहीं। जो कंफ्यूज है उस पे पहले हम क्या करें। पहला कंफ्यूजन पे देखो, कंफ्यूजन के लिए सबसे पहला जब तुक्का लगाया जाता है, चूंकि कंफ्यूज हो गए तो तुक्का तो खेलना है वहां पे। अब वहां कंफ्यूजन है ए और बी ऐसे करके, है ना। मैक्सिमम सही कैसे होगा, पहला प्रोसेस एलिमिनेशन का। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, ऑप्शन है ए बी सी एंड डी, क्वेश्चन है कोई भी, उसमें ए बी सी डी ऑप्शन है। अब मान लो आपको लगता है कि नहीं, आप एलिमिनेशन कैसे होगा, आप अब चारों को पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं डी नहीं होना चाहिए, तो आप इसको कट लगा दीजिए। अगर कट नहीं लगाना है तो कोई ऐसा पॉइंट डाल दीजिए जिससे दिमाग आपके उस तरफ सोचे नहीं। दूसरा, अब फिर एक बार कोशिश करो देखने का, फिर आपको लगेगा कि नहीं ओके ये भी लगता है ए भी नहीं होगा, तो चलिए ए को भी कट कर देते हैं। अब हम सारा दिमाग बी और सी में लगाएंगे। यानी जब आप चार ऑप्शन पे तुक्का खेल रहे थे तो आपके तुक्के का सही होने का चांसेस 25% था। अब जब दो ऑप्शन पे खेल रहे हैं तो आपका तुक्का सही होने का चांस कितना है, 50%। अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे गेम क्या है, इतना कर लिए ना, इतना कर लिए, और किसी भी तरीके से यहां पे स्टेज 2 भी लगा देना है। तुक्का जब भी लगाइए तो तर्कस के सारे तीर चला दीजिए एक साथ, ये हर सवाल पे। अब यहां पे आपको दिमाग क्या लगाना है, यहां दिमाग ये लगाना है कि क्या हमने इसको कभी पढ़ा था, तो याद आएगा हाँ पढ़ा तो था बट याद नहीं आ रहा, पढ़ा तो था नहीं ये तो इसको तो हमने कई बार पढ़ा है, याद नहीं आ रहा। अगर ऐसे किसी सवाल में कंफ्यूज हो गए जिस पे आपने पहले अच्छा खासा कमांड कर लिया था, यहां पे बस वो मिस कर रहा है और आपको याद नहीं आ रहा, तो ऐसे सवाल पे अटेम्प्ट नहीं लेंगे, इतने स्टेज पे आके उसको छोड़ देंगे आप। समझो इस बात को, छोड़ के आगे निकल जाएंगे। तो पहला कि अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि इसको आपने पढ़ा है तो आप इसको छोड़ के आगे निकलोगे। क्यों निकलोगे अभी बताते हैं। दूसरा, अगर आपको लगता है कि नहीं आपने वैसे ही पढ़ डाला है, कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत कमांड हमने कर लिया था इस सेक्शन में, हाँ ये दोनों नहीं होगा, ये कंफर्म है, यही दोनों है और हमने ऐसे ही पढ़ रखा था, तुक्का लगाइए, तब लगा दीजिए, ठीक है, तब लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा भी लगता है कि नहीं हमने इसको थोड़ा सा पढ़ रखा है, आप आगे निकल जाइए। क्यों निकलिएगा, जब आप आगे निकलोगे तो एक ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है इससे रिलेटेड कुछ और पूछ दे, या ये चीज आपके दिमाग के अंदर चला गया, ये ऑप्शन आप दिमाग ढूंढ रहा है, आपके अंदर का जो हार्डवेयर सिस्टम है ना उसके अंदर से वो निकाल रहा है, डाटा निकाल रहा है, तब तक उसको टाइम दीजिए, दूसरे क्वेश्चन में जाइए।
वो उस प्रोसेस उस दौरान वो अक्सर हाँ होता ये है कि वो प्रोसेस कर लेता है। इसीलिए आप देखोगे कि जब आप पूरा गोला रंग लेंगे तब भी उसी समय एग्जामिनेशन हॉल में गोला अगर रंग दिया तो आपको याद आएगा, अरे ये तो गड़बड़ हो गया, इसका तो वो आंसर होगा। क्यों? क्योंकि दिमाग ने प्रोसेस करना स्टार्ट किया और आपने उसको समय नहीं दिया। आपने फट से गोला रंग दिया तो वो प्रोसेस करके 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बाद निकाल देता, लेकिन आपने उसको मौका नहीं दिया। तो वो मौका आपको देना है, उसको छोड़ के निकल जाइए, आगे वो याद आ ही जाएगा। जैसे भी नहीं आएगा तो कैसे आएगा वो हम बताएंगे। एक तो ये हो गया। इसके बाद तो ये इस एलिमिनेशन प्रोसेस से आप आगे बढ़ेंगे। इसमें ये भी हो सकता है कि A, B, C एंड D, ठीक है, इसमें से केवल आप एक ही को एलिमिनेट कर पा रहे हैं, 3 को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, 3 में से किसी एक को नहीं निकाल रहे हैं, तो इसको अभी छोड़ दीजिए। फर्स्ट राउंड में इसको आपको छोड़ देना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा, इसको पूरा ही इस प्रोसेस को पूरा ही कर लेते हैं एलिमिनेशन वाले को। अब होगा क्या, यहां पे एक चीज यूज करनी है, जिसको आपने छोड़ा उसको लेकर अब उस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना। इसको हमने कहां पढ़ा था, इसको हमने किस किताब से पढ़ी थी। एक बार दिमाग को उस किताब की तरफ ले जाइए, नोट्स की तरफ ले जाइए। अगर कहीं क्लास में पढ़ा है तो क्लास की तरफ ले जाइए, जो भी याद आ रहा है उस तरफ थोड़ा सा दिमाग को घुमाइए। वो दिमाग को अगर कैच करना होगा ना तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ही, मतलब 5-10 सेकेंड में ही वो उस कंटेंट को देख लेगा। कई बार चीजें जब हमें याद नहीं होती तो वो विजुअलाइज हो जाती है, तो विजुअल करना भी एक तरीका है याद करने का। तो आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, जब सेकेंड राउंड में आए तो इस पे एक बार सोचिए कि कहां पढ़ा था, कैसे पढ़ा था। वो अगर आपको याद आ गया तो ज्यादा चांसेस है कि आपको ये फैक्ट याद आ जाएगा। नहीं आया तो कोई बात नहीं, जब नहीं आया तब हम इस पे अगला तरीका अटेम्प्ट करेंगे। अब अगला तरीका क्या है? देखिए, कभी माना यह जाता है अगले में कि यदि ऑप्शन आपके पास A, B, C एंड D है और आपने क्या किया, आपने मान लो कि 1-2 एलिमिनेट कर दिया, तो अक्सरहा ये होता है इसको 2 तरीके से हैंडल करेंगे। एक होता है कि B या C में से अधिकांशतः आंसर होता है। इसके कई सारे अलग अलग तर्क हैं, उस तर्क पे जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो फंस गया ना, अब फंस गया, अब B और C है तब तो कोई बात नहीं, एक लेंगे। अगर मान लो A और B आ गया तो संभावना अक्सरहा होती है A की। अगर D और C आ गया तो संभावना अक्सरहा होगा C का, क्योंकि कोशिश की जाती है A को अवॉइड करें और D को। लेकिन स्पेशली बिहार के केस की बात करते हैं, बीपीएससी की बात कर रहे हैं, तो बीपीएससी का ट्रेंड अगर देखोगे, कोई ऐसा सवाल जो बहुत मुश्किल है, जिसमें नाम का यूज किया गया है, डेट का यूज किया गया है, तो ऐसे मुश्किल सवालों में देखा गया है कि आंसर ए है बीपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में। अदरवाइज बी और सी की संभावना बढ़ जाती है। तो जैसे एक सामान्य सा सवाल है ना, तो उसके अंदर बी और सी की संभावना बढ़ेगी, बट नाम से रिलेटेड कोई सवाल है, कोई बहुत माने फैक्चुअल कंटेंट से रिलेटेड सवाल है जिसका डाटा लंबा है, तो उसमें अक्सर ए देखा गया है बीपीएससी कॉन्टेक्स्ट में। अदरवाइज बी एंड सी आंसर होगा। इसको भी कैसे करेंगे उसको भी हम बता देते हैं। उसमें होगा क्या, बी एंड सी कैसे करोगे? एक तो आप नॉर्मली बी एंड सी पे अटेम्प्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑप्शन में आपको लग रहा है कि डी एंड सी में टकरा गया तो सी होगा, ए और बी में टकरा गया बी होगा, सी और बी में टकरा गया तो बी होगा। अक्सर हाँ ऐसा होता है। लेकिन जब आपने ओवरऑल सारे अटेम्प्ट ले लिए, अब मान लो आपने सारे ओवरऑल अटेम्प्ट ले लिए, अब कई बार क्या होता है, रिस्क जब लेना होता है, तुक्का जब लेना होता है, तो मान लो आपने ले लिया ना, अब जितना बनना था बन गया, जो भी करना था आपने कर लिया, अब आपके बस का नहीं है, और 10-15 ऐसे सवाल रह गए जिस पे आपका कुछ नहीं चल रहा, तो वहां पे हम क्या करेंगे? वहां पे एक और तरीका होता है, वो तरीका होता है OMR को काउंट कर लेना कि ए में हमने कितना कलर किए, बी में कितना कलर किया, सी में कितना किया, डी में कितना किया। अब जिसमें सबसे कम कलर हुआ है, ठीक है, अब मान लो कि डी ऑप्शन जो है वो सबसे कम गया, अभी तक उसमें 12 ही हुआ है, तो संभावना यह है कि जो रेस्ट टॉपिक है वो डी वाला हो सकता है, इसकी संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, जो रेस्ट होगा वो डी वाला होगा, तो उसमें चारों में से जो सबसे कम होगा उस पे आप तुक्का लेंगे। तुक्का लेने का मतलब क्या है?
अब 10 क्वेश्चन बचा या 15 बचा, तो पूरे पे एक ही, या तो आप बी उठाओ, सी, जो भी कम लगता है उसको, जो भी उठा लिया ऑप्शन ना, सबका आंसर वही होगा। ये नहीं किसी का ए, किसी का बी, किसी का सी, रैंडम नहीं करना। तो आप वो कर सकते हैं, ये भी एक तरीका होता है उसको माने कम गलती करने का। गलतियां यहां पे ज्यादा होगी लेकिन उसमें भी आप सेफ रहोगे। सेफ कैसे रहोगे उस पर बात करेंगे। एक तो ये हो गया। इसके बाद देखो एक तरीका होता है, उस तरीका में क्या है, अक्सर हाँ जो सिमिलर टाइप के सेंटेंस आपको मिलेंगे ना, सिमिलर अगर सेंटेंस मिल जाता है ऑप्शन में, तो उसकी संभावना बढ़ जाती है, उसकी संभावना बढ़ जाती है। जैसे 2 ऑप्शन है, उसमें लिख दिया कि महात्मा गांधी ने ऐसा किया, दूसरा लिख दिया महात्मा गांधी ने यहां पे कुछ किया। अब 4 ऑप्शन में 2 जगह महात्मा गांधी का जिक्र है, तो संभावना बढ़ जाती है कि महात्मा गांधी से ही सवाल होगा, आंसर होगा। तो ऐसे ही अगर कोई सिमिलर ऑप्शन आपको दिख रहा है, दोनों कंफ्यूज कर रहा है, तो चांसेस है कि उसी दोनों में से कोई एक जवाब होगा। यह भी अक्सर हाँ होता है। और लास्ट जो देखते हैं वो ये है कि कुछ सवाल असर्शन रीजन के भी होते हैं। ध्यान रखिएगा, असर्शन रीजन के सवाल में भी आपका जो मैक्सिमम आंसर होगा वो ए होगा या बी होगा। सी और डी की संभावना कम होती है, क्योंकि सी और डी में कोई या तो ए स्टेटमेंट गलत होगा या बी स्टेटमेंट गलत होगा। जबकि स्टूडेंट कंफ्यूज सी और डी में कभी नहीं होता। गलती पकड़ा गया तब तो आंसर निकल ही जाएगा, तब तो कहानी खत्म है। टीचर चाहता है आपको कंफ्यूज करना, तो वो ए या बी में कंफ्यूजन करेगा। दोनों लाइन जब सही रहेगा तब आपका दिमाग लगेगा कि ये एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं। तो संभावनाएं ए और बी में बढ़ जाती है। यदि याद ना रहे तो इन सारी चीजों को अप्लाई कर सकते हो। अब ओवरऑल हम लोग बात करते हैं कि क्या इस तरह का तुक्का जब हम खेलते हैं तो हम फायदे में होते हैं या नुकसान में होते हैं, या हमें तुक्का लगाना चाहिए कि नहीं। क्या हम क्वेश्चन छोड़ के आ जाएं? क्योंकि आपकी एक थर्ड कैटेगरी है यहां पे, देखिए हम नहीं जानते हैं, ठीक है, जानते हैं कर लिया, कंफ्यूज कर लिया, दोनों कर लिया। कंफ्यूजन में हम सारे तरीके अप्लाई कर दिए। जितने तरीके आप अप्लाई करोगे ना उसमें मैक्सिमम कंफ्यूजन पे है। समझ में आ रहा है कि थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो हम उस पर अटेम्प्ट लेते हैं। अब बिल्कुल हमें पता ही नहीं है, ऐसे 10-15 क्वेश्चंस निकल गए जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो सबसे ओवरऑल हम बात करते हैं कि तुक्का हम खेले कि नहीं। क्या तुक्का खेलने में नुकसान है? देखिए इसका जवाब देने में नुकसान है। तुक्का खेलने में तो नुकसान हो ही नहीं सकता है, अभी तक किसी का नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ। आप कहोगे कि नहीं, आप में से कुछ नीचे कमेंट जरूर आएगा कि हमने किया था, हमको नुकसान हो गया, हमने आपकी बातों फॉलो किया, हमने उसकी बात को फॉलो किया, किसी ने कहा था नहीं कहा था, जो भी है। तुक्का से नुकसान उसी को होता है जो सिर्फ, अगर मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया और आपने 1 मिनट का वीडियो देख के आप यहां से निकल गए और तुक्का अटेम्प्ट कर लोगे तो गलत हो जाएगा। तो तुक्का सिर्फ उसी का सही हो सकता है जो तुक्के लगाने पे भी स्टार्टिंग में काम किया हो। अभी मैं क्यों इतने पहले आपको बता रहा हूं, मैं आपको इतना पहले इसलिए बता रहा हूं कि अभी आपके पास समय है। आप इन चीजों को जब इंप्लीमेंट करेंगे ना तो फिर वो फायदा करेगा एग्जामिनेशन हॉल में। और याद रखना, एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपको ये लगता होगा कि तुक्का लगाना जरूरी है क्या, तो एग्जामिनेशन हॉल में तुक्का लगाना ही पड़ता है। आप यूपीएससी का एग्जाम बिना तुक्का लगाए नहीं निकाल सकते। एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर आप ये कभी नहीं डिसाइड कर सकते कि हमने इतना सही कर लिया। आपको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लेना पड़ता है जो आपके नॉलेज के बियॉन्ड हो, क्योंकि जितना जानते हैं उतना तो आपने कर लिया। और जानोगे कितना? 40-50। अगर हम यूपीएससी की बात करें तो, बीपीएससी करेंगे तो 70 जानोगे, रिजल्ट तो आएगा नहीं उससे। उसके बाद आप रिस्क लेना स्टार्ट करेंगे, रिस्क का लेवल बढ़ता जाएगा और बढ़ते बढ़ते आप उस जोन में क्रॉस कर जाओगे जिसको आप नहीं जानते हैं। तो फिर वहां के लिए भी हमें तैयार रहना पड़ता है। समझ में आ रहा है? उस स्टेज के लिए भी हमें पहले से तैयारी करनी है कि हम उसको कैसे साइंटिफिकली या कैसे हम अप्रोच करें कि हम मैक्सिमम सही कर लें। अब तुक्का लगाने में नुकसान बिल्कुल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुक्का लगाने में नुकसान उसका होता है जो तुक्का लगाना नहीं जानता। वो भगवान का नाम लेगा और हिट कर देगा, तब तो वो तो गया, उसको कोई नहीं बचा सकता फिर। अब तुक्का लगाने का जो तरीका है, जैसे मान लीजिए हमने ये सारे फॉर्मूला अप्लाई किया, तो अगर इस तरह के फॉर्मूले को आपने 40 क्वेश्चन पे अप्लाई किया ना, तो आपका बहुत बुरा भी होगा ना, बहुत बुरा भी होगा
तो आप बहुत बुरा होगा तब आप 20 क्वेश्चन तो सही कर ही लोगे, लेकिन ओवरऑल इसमें आप 25 प्लस क्वेश्चन सही करेंगे। अगर ऐसे रैंडम की बात हम नहीं कर रहे, अभी हम बोल रहे हैं कि ये सारे फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो 40 में से 25 क्वेश्चन तो आपका श्योर शॉर्ट निकलेगा, 20 से कम नहीं होगा। अब मान लो आपने, चलो यहां मान लिया हमने 20 आपने सही किया और 20 आपने गलत कर दिया, ठीक है, 20 आपका गलत हो गया। 20 गलत हुआ तो कितना नंबर कटा, 3 के हिसाब से लगा लीजिए, 7 नंबर कटा, ठीक है। यहां से 7 माइनस कर दीजिए, तब भी आप 13 क्वेश्चन सही कर लिए, ठीक है। और तुक्का नहीं लगाते तो क्या कर लेते, क्लियर। अब देखो लास्ट में हम मान लेते हैं कि आपने 15 क्वेश्चन पे 15 क्वेश्चन बचा था जिसके बारे में आपको कुछ नहीं मालूम है, 1 मिनट के लिए आपने रिस्क लिया, एक ही ऑप्शन पे रिस्क ले लिया, 5 क्वेश्चन सही हो गया, 10 क्वेश्चन गलत हो गया। 10 में कितना कटा, 3 क्वेश्चन हटा लेते हैं, तब भी यहां पे आप 2 क्वेश्चन प्लस में। देखो तुक्का कभी आप सही तरीके से लगाओगे ना तो तुक्का कभी आपको निगेटिव में नहीं लेके जाता है, इस गलतफहमी को दूर कर लीजिए। दरअसल जब रिजल्ट नहीं आता तो हम उस पर इल्जाम लगा देते हैं कि हमने तुक्का बहुत लगा लिया। आप जब रूम में बैठ के अच्छे से एनालाइज करोगे ना कि कितने क्वेश्चन पे तुक्का लगाया तो आपको पता चलेगा, अच्छा 15 क्वेश्चन पे लगाया था ब्लाइंडली, 5 निकल गया, तो 5 निकला तो कितना सही हुआ, नहीं निकला 5, 4 निकला, ठीक है, छोड़ दो इसको, 4 निकला, ठीक है, और कितना हुआ, 11 गलत हो गया, चलो 12 गलत हो गया, कितना गया, 4 क्वेश्चन गया, ठीक है। तो यहां पे अगर 12 भी गया तो 4 क्वेश्चन आपका गया, यहां पे 3 है तो 1 क्वेश्चन का नुकसान हो रहा है। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। ऐसा किनके साथ होता है, जो तुक्का वैसे ही ब्लाइंडली खेल जाते हैं बिना किसी कैलकुलेशन के। जो नहीं आता उसके लिए भी यहां पे फॉर्मूला है, ओएमआर सीट काउंट करके करो, ठीक है। जो नहीं, जिसमें कंफ्यूज है उसके लिए इतने सारे फॉर्मूले हैं। और तुक्का लगाया ही जाता है एग्जामिनेशन में, जो सक्सेस करते हैं वो तुक्का लगाते हैं, बिना तुक्का लगाए सक्सेस नहीं करते, लेकिन वो तुक्के पे भी काम करके जाते हैं। मैक्सिमम एमसीक्यू करके जाओ, कई बार किताब पढ़ के जाओ या नोट्स पढ़ के जाओ जो भी आपके पास है, और जो एमसीक्यू या जो जहां कहीं ट्राई कर रहे हो वहां पे ये सारी चीजें अप्लाई करो, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर हो भी रहा है, कहीं नहीं भी होगा भी और नहीं भी होगा। नहीं हो रहा है तो कितना नहीं हो रहा है, क्या इतना नहीं हो रहा है जिससे हमको नुकसान हो जाए, या हम 15 क्वेश्चन छोड़ के चले हैं, निगेटिव मार्किंग है मान लो, ठीक है, निगेटिव मार्किंग है। अब निगेटिव मार्किंग में आपका तो हाथ पैर फूलने लगेगा, आपने मान लो 70 क्वेश्चन किया, 80 क्वेश्चन किया, ठीक है। अब इसके बाद आप कर नहीं रहे हो क्योंकि आपको डर लग रहा है। आगे कितना बचा हुआ है आप देखो, आगे 70 क्वेश्चन बचा हुआ, 80 कर भी लोगे तो 80 से ऊपर क्या करोगे, 100 भी कर लेंगे तो क्या गारंटी है एग्जामिनेशन हॉल में कि आप 100 जितना सोच के कर रहे हैं 100 का 100 सही हो जाएगा, तब भी आपका 50 बच रहा है। आप सोचिए, इस 50 में अगर आप रिस्क लेते हैं तो गारंटी के सारे तरीके को अप्लाई करके रिस्क लोगे ना, 100 में तो स्कोर रिजल्ट आ नहीं रहा, आपको कम से कम 10 और चाहिए, तो इसमें 10 नंबर प्लस तो आप ले ही लोगे। कितना भी अगर बुरा, कितना भी गलत तरीके से भी तुक्का लगाओगे ना तो 10 नंबर तो आपका प्लस में निकलेगा ही निकलेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन फॉर्मूला जो फॉर्मूला है, सॉरी, इंप्लीमेंट करना है आपको। समझ में आ रहा है, अब समझ में आ जाना चाहिए, है ना। तो अब कोशिश कीजिए कि अभी से ही इस पे भी थोड़ा काम करने लगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपको एमसीक्यू में, पीवाईक्यू में ऐसे दिखेंगे, या कुछ अलग अलग जगहों पे जहां पे ये चीज़ें आप देख सकते हो, आप ट्राई भी कर सकते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं ये इंप्लीमेंट हो सकता है, और वहां से आप चीज़ों को निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और ये ज़रूरी था इसलिए मैंने आपको समझाया, और इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कीजिए, और आई थिंक एग्जामिनेशन हॉल में आप बेहतर रिजल्ट करेंगे पहले से। मिलते हैं अगले वीडियो में।